A block of mass m is taken from A to B under the action of constant force capital F। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम और एनी अदर वेरिएबल। तो अब हमसे पूछा गया है कि ए से बी ले जाने में कितना वर्क किया इस फोर्स ने। तो ये वास्तव में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेस्ड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से देख सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि एक बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया हमने और इसको कह दिया कि एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ एट एन एंगल थीटा पर डी थीटा, ये पोर्शन लिया डी थीटा और यहां की बात कर रहा हूं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटा डीएस डिस्प्लेसमेंट, ये आर्क क्योंकि ये बहुत छोटा है तो हम इस आर्क को ही डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हैं। और आप देखें तो इसको यहां अलग बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। यहां पर ये ds जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल जो है डी थीटा। अभी जो फोर्स है वो यहां लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये है F। तो हम बात करते हैं ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है और हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इस ds डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए फोर्स ने कितना वर्क किया। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं एंगल। तो देखिए ये तो 90 है, ये भी 90 है। अगर आप क्या करें कि हम एक काम करते हैं, हम इसको और पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी और यहां पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी इस तरीके से। इस पॉइंट पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। तो ये देखिए ये ds डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस है, ये तो 90 एंगल बनाएगी। अब हमें देखना है कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा। तो ये बहुत ही आसान है देखना। एक काम करते हैं कि भाई ये पता है हमें कि ये एंगल हमारा 90 है और हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, तो अगर आप देखें इस लाइन को आगे बढ़ाएं इस तरीके से, तो ये जो एंगल है वो एंगल थीटा होगा। ये आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेडियस है ये वाली डायरेक्शन ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका एंगल हो जाएगा थीटा। तो आपका जो वर्क का फॉर्मूला है आप ध्यान से देखें भाई, ds वेक्टर आपका ये है, फोर्स वेक्टर आपका ये है, फोर्स वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल है आपका थीटा। तो आप लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। dw इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा। अब हमने इतना पॉइंट जान लिया। अब अगर बात करें ये ds डिस्प्लेसमेंट की, तो ये कितना है। तो हमें पता है आर्क बराबर होता है रेडियस इनटू एंगल। रेडियस r है और एंगल है d थीटा और आर्क है ds। तो हम ds को ये लिख सकते हैं। तो dw इज इक्वल टू एफ आर डी थीटा cos थीटा and it is f r cos theta d थीटा। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इतना वर्क हुआ है। तो पूरा a से b जाने में कितना वर्क होगा, जीरो से लेके हमें ले जाना है थीटा को π/2 दैट इज 90 डिग्री, यहाँ से जीरो से w। तो वर्क बराबर आ जाता है f और r तो बाहर आ गए क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा एंड sin थीटा लिमिट लगी है 0 से π/2। तो w इज इक्वल टू आ जाता है एफ आर
साइन पाई बाई 2 माइनस 0 एंड दैट इज एफ इंटू आर। तो आपका वर्क डन हो जाता है ऑप्शन ए। सबसे पहले आप देखते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो F mod of F S is equal to kx। Here k is spring constant, x is change in natural length of the spring, that is x। So Fs is equal to kx। अब आपके पास एक स्प्रिंग है, वो फिक्स्ड वॉल से कनेक्टेड है। अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, ये m मास है, इससे कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट x है। हम देखना चाहते हैं कि अगर स्प्रिंग को हम इस पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन, यानी कि हम इस ब्लॉक को x नॉट डिस्प्लेस करें, इस ब्लॉक को अगर हम x नॉट डिस्प्लेस करें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, ये हम देखना चाहते हैं। कि हम किसी पोजीशन पर ब्लॉक को ले जाते हैं और कितना डिस्प्लेस किया, x नॉट डिस्प्लेस किया, तब इस केस में स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया। इसको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पहले इस ब्लॉक को इसकी पोजीशन से x डिस्प्लेस करते हैं और x से बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करा रहे हैं, x से एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करा रहे हैं। इस ये dx डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, यानी कि फोर्स ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट kx ही रहता है। अब हमने इसमें कितना वर्क होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करेगा, ये हम चेक कर लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, तो हमने x डिस्प्लेस किया ब्लॉक को, और ब्लॉक में ड्यूरिंग दिस टाइम जो स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है kx जो लिख रखा है। अब अगर मैं इस ब्लॉक को फाइनल पोजीशन x नॉट पे पहुंचा दूं तो ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट इन दिस कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट x नॉट कितना वर्क हुआ ये हम देखना चाहते हैं, और वो वर्क किसका, स्प्रिंग फोर्स का। तो हमें ये पता है कि स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स है क्योंकि x के ऊपर डिपेंड करता है इसकी वैल्यू। तो हम लिख देते हैं भाई dw हमने पढ़ा है F dx, दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। F की वैल्यू kx है, dx। अब हम देखना चाहते हैं भाई पूरे में, तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी चेंज नहीं था तो x की वैल्यू, इनिशियल कंडीशन थी x 0 था, फाइनली हम x को x नॉट पहुंचा दे रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं वो स्प्रिंग फोर्स का वर्क देख रहे हैं। पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा इस डायरेक्शन में है, पर स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों 180 का एंगल लगते हैं। दैट्स व्हाई वी विल टेक अ नेगेटिव साइन, इट शोज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। तो यहां पर माइनस का साइन लगा लिया kx dx, और यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद dw की जगह w हो गया। यहां से इसको सॉल्व किया तो हो गया kx स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट लग गई x इज इक्वल टू x नॉट तक की, और ये हो जाता है kx नॉट स्क्वायर, नेगेटिव का साइन यहां रहा, ये हो जाता है माइनस का kx नॉट स्क्वायर बाई 2 वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो ये नेगेटिव है, x के ऊपर डिपेंडेंट है,
दैट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैं फिर से लिख देता हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -1/2 के एक्स स्क्वायर। मतलब यह है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निगेटिव है, क्योंकि हम हमारा फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा जो उसकी लेंथ में चेंज हो रहा होता है उसका अपोज करता है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले जैसा इसका नाम है काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब बॉडी मोशन में है। तो जब आपकी कोई बॉडी मोशन में होती है, मूव कर रही होती है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है उस समय वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब हमें कैसे पता कि कोई बॉडी मूव कर रही है? तो उसमें एनर्जी है। सीधी सी बात है कि अगर एक चलती हुई बॉल आए, इसे रोकने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ वर्क करना पड़ता है। तो हम किसी तो एनर्जी के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं। वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क करने की एबिलिटी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो होती है के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को दूसरे तरीके से और भी लिखा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं किसी वेक्टर का उसी से सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले लें तो हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को दूसरे तरीके से और भी लिखा जा सकता है, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि हमें पता है मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल m इंटू वी होता है। अब अगर मैं बात करूं कि हमारा दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर मैं एक तरफ m से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर। और अगर 1/2 दोनों जगह डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है पी स्क्वायर बाई 2m 1/2 mv स्क्वायर। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम उसका स्क्वायर इनटू डिवाइडेड बाई 2m। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं p डॉट p डिवाइडेड बाई 2m। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अब काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है। तो स्पीड भी किसी ना किसी के डिपेंडेंट होती है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इस ऑब्जेक्ट का मास 1 है, तो एक ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, और एक ऑब्जर्वर जो 2 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। द रीजन इज दैट द ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 1/2m इंटू वी स्क्वायर। द मास इज 1 and v is 2 मीटर पर सेकंड and it is 2 जूल। जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, बट द ऑब्जर्वर विच इज इन मोशन, इसके लिए बात करें तो 1/2m तो ऑब्जेक्ट का 1 ही है, पर इसके रिलेटिव बात करें, ये क्या देख रहा होगा, इस मोशन वाले, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इज 0, 2 - 2 0, तो इनटू 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है ऑब्जेक्ट की, पर इस वाले ऑब्जर्वर के लिए काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग, मतलब इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी। और बात को अगर समझें, मान लीजिए आपके पास स्पेस में
दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 का मास m1, पार्टिकल 2 का मास m2। पार्टिकल 1 स्पेस में v1 वेलोसिटी से चल रहा है, पार्टिकल 2 स्पेस में v2 वेलोसिटी से चल रहा है। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1? तो ke21 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 with respect to particle 1. The velocity of particle 1 with respect to the velocity of particle 2 with respect to velocity of 1, it is equal to v21, that is v2 minus v1. अब हमें पता है ke21 को देखना है, तो हम लिखेंगे मास of the particle second and the magnitude of the velocity of particle 2 with respect to particle 1 and its square. We can write this equation like this is m2 v21 dot v21. अब v21 को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू 1। इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ v2 प्लस v1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है माइनस का 2v1 v2 cos थीटा। ये हो जाता है v21 का मैग्नीट्यूड। तो हमें पता चल गई कि भाई काइनेटिक एनर्जी एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कैसे निकालनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो नेट काइनेटिक एनर्जी हो जाती है आपकी 1/2 m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि v21 का स्क्वायर है यहाँ पे, ये रखेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड वी गॉट दिस फॉर्मूला। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये पता चला। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to the change in kinetic energy of the system. Work done by all forces is equal to the change in kinetic energy of the system. ये तो हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नेट वर्क ऑन सिस्टम is equal to the change in kinetic energy, that is k final minus k initial, the change in kinetic energy। ये भी बात ठीक है। अब नेटवर्क अलग अलग शब्द हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। अब कौन कौन कर सकता है सिस्टम पे वर्क? किस किस के वर्क की बात हो रही है, किन फोर्सेस की? तो आप समझें जो भी सिस्टम पे वर्क पॉसिबल है, किस किस फोर्स का हो सकता है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय सीडो फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। कोई सा भी फोर्स हो, इन सभी में से सारे फोर्सेस के काइंड हमने ले लिए, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इस थ्योरम के दो प्रूफ हैं, एक जो आसान है, एक जो टेक्निकली थोड़ा ज्यादा ब्रॉड नेचर में बात करता है। सबसे पहले हम वन डायमेंशनल के लिए प्रूफ कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, और इस समय ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है। मान लीजिए इस फोर्स की वजह से फोर्स के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट d होता है,
और यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी होती है इसकी v हो जाती है और मास m ही है। तो यहाँ पे F, यहाँ से यहाँ तक के हम देखना चाहते हैं वर्क क्या किया फोर्स ने। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू d हो गया। ये तो हमें एक चीज समझ में आई, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। अगर आप देखें तो आपको पता है एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। और आप मोशन की थर्ड इक्वेशन की बात करें तो एफ स्क्वायर इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, और एस डिस्प्लेसमेंट जो कि डी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो आपका a है वो बराबर हो गया एफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2d। और यहां से हम लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू एम ए से एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2d। और इस f की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, w f एम वी स्क्वायर इन माइनस यू स्क्वायर बाई 2d इंटू डी। और d से d को कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर 1/2। और एम वी स्क्वायर तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमें सिंपल प्रूफ मिल जाता है जो आपके एनसीईआरटी वगैरह में यूज किया जाता है। बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेरिएबल फोर्स देन हाउ कैन वी डील दिस विद दिस प्रॉब्लम, इसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम इस थ्योरम को हम सेकंड मेथड से करें तो सेकंड मेथड भी जानना जरूरी है। तो सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क हुआ वो आपका dWf हुआ। dWf तो आप जानते हैं, लिख सकते हैं m v, अब m a ds। यहां पर हम कांस्टेंट मास की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का मास ड्यूरिंग दिस मोशन इज कांस्टेंट। एंड a को लिख सकते हैं आप dv by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट कैन रिटन एज m dv ds by dt। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो उसको भी लगा के हम ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। और ये आपका देखिए ds बाई dt जो होता है ये आपका आ जाता है अगेन v, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन। तो यहां पर ये हो जाता है v, तो आपका वर्क बराबर आ जाता है m v डॉट dv। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए वेलोसिटी आपकी u से v जा रही है और वर्क 0 से w हो रहा है। तो w इज इक्वल टू हो जाता है m v स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 mu square, which is again work, the total work done by force is equal to change in kinetic energy of the system।